नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पीएम के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, वहीं इसे लेकर सियासत भी हावी है। कांग्रेस ने पीएम के दौरे को चुनावी करार दिया, जबकि बीजेपी इससे इनकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम के दौरे की तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 जुलाई को ही पीएम के दौरे को लेकर सभी इंतजाम खुद परख चुके हैं। प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक काशी में रुकेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10:30 पर बावतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सबसे पहले वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक सभा भी करेंगे। इसके बाद पीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जिसे जापान के सहयोग से बनाया गया है। जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और गुरुवार को पीएम के साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण समारोह में रहेंगे। लोकार्पण के वक्त जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। इस रुद्राक्ष सेंटर को जापानी शैली में सजाया गया है, जो बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में किसी तरह की कोताही न रहे, इसके लिए बड़े अफसरों ने रिहर्सल भी किया है और चप्पे चप्पे पर सभी इंतजाम परखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में दौरे के दौरान चाहे सभा हो चाहे रुद्राक्ष हो, सभी जगह सिक्योरिटी का खासा इंतजाम किया गया है। एसपीजी के साथ जो यहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पूरी सिक्योरिटी में रहेंगे। करीब 20 आईपीएस अफसर पूरी सिक्योरिटी की कमान संभालेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी की फ्लीट की जा रही है। उनकी गाड़ी का जो डमी रिहर्सल है वो भी किया जा रहा है, जो ब्लैक कलर की गाड़ी है। इसके साथ ही साथ पहली बार प्रधानमंत्री की जल थल नभ यानी कि धरती, आसमान और नदी तीनों से ही उनकी सुरक्षा की जाएगी। जनसभा के पीछे क्योंकि जो गंगा नदी है वहाँ पर भी जल पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप देखिए फ्लीट के साथ भी एसपीजी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी काशी को 1550 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी भी तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को जो 1583 करोड़ की सौगात देंगे वो इसी मंच से देंगे, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ही प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि जनसभा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए इस तरीके से स्पेस बनाया जा रहा है ताकि कोविड-19 के गाइडलाइन का भी पालन हो सके और जनसभा भी हो सके। इसके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे 3 जर्मन हैंगर की व्यवस्था की गई है। 3 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये IIT BHU का राजपूताना ग्राउंड है और यहाँ पर 300 वर्ग फीट के 3 जर्मन हैंगर को तैयार किया गया, यानी तीनों जर्मन हैंगर 900 वर्ग फीट में रहेंगे और पूरे मैदान में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री करीब 8 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं, लिहाजा उसी हिसाब से इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे में बनारस के घाटों से जुड़े स्मार्ट बोर्ड की भी खास सौगात देंगे। इन स्मार्ट बोर्ड के जरिए घाट के इतिहास और उसके धार्मिक महत्व की पूरी जानकारी मिलेगी। काशी में यहाँ देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। यहाँ के घाटों के इतिहास और महत्व जानने के लिए अब उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इनको मात्र ये साइनेज एक क्लिक में पूरी की पूरी कहानी बता देगा। वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी कई योजनाएं और कई सौगात इस बार बनारस को देने वाले हैं। उन्हीं सौगातों में से ये साइनेज बोर्ड है। इस साइनेज बोर्ड में आप देख रहे होंगे सभी घाटों के नाम दिए गए हैं। लगभग 80 घाटों के नाम इस पूरे साइनेज बोर्ड में दिए गए हैं, शीतला घाट से लेकर के, जिसमें राजघाट और 80 घाट भी शामिल है। तो इन घाटों के जरिए जो पर्यटक आएंगे वो इस पे लगे हुए QR कोड से घाटों के किस्से, घाटों की कहानियां और घाटों के महत्व मात्र एक क्लिक से जान जाएंगे। पीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसे लेकर बीजेपी भी उत्साहित है। और ये प्रधानमंत्री जी का दौरा कोई पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक सांसद के तौर पर काशी का प्रवास बराबर करते हैं
और काशी के लोगों से हमेशा संपर्क में किसी न किसी माध्यम से रहते हैं। इसको चुनाव से देखने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री एक जनप्रतिनिधि के रूप में लगातार काशी जाते हैं, उसी कड़ी में बनारस जा रहे हैं। अस्पतालों में ताले बंद हो गए थे और प्रधानमंत्री जी आपकी आयुष्मान योजना जिसके भरोसे लोग थे, जब उन कार्डों को दुत्कारा जा रहा था, लोग अपने घर, जमीन, परिवार का कोई कीमती सामान बेचकर इलाज करा रहे थे, प्रधानमंत्री जी तब क्यों नहीं आए? अब इसलिए आ रहे हैं कि 6 महीने बाद चुनाव है। मत समझिए इसको कोई और प्रदेश। पीएम का दौरा बेहद खास है और इस दौरान वो यूपी के अलग अलग जिलों में बने 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे। साथ ही कोविड वॉरियर्स के साथ संवाद भी करेंगे। पीएम का कार्यक्रम खास रहने वाला है, लिहाजा इंतजाम उसी तरह से किए गए हैं। और यहाँ पर न केवल डॉक्टरों से संवाद करेंगे बल्कि यहाँ पर निरीक्षण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो 3 कार्यक्रम है उनमें से एक ये भी बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे रुकेंगे और पूरे अस्पताल की निरीक्षण करेंगे और डॉक्टरों से संवाद करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो विपक्ष ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। इधर समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि विधानसभा चुनाव में आक्रामक तरीके से लड़ना है। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई। नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की गई और साथ ही तमाम मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने के निर्देश अखिलेश यादव ने दिए। समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। इसके लिए अखिलेश यादव ने सीनियर लीडर्स और एमएलसी के साथ चर्चा की। बैठक में पंचायत चुनाव की हार पर भी मंथन किया गया। साथ ही भविष्य में क्या कार्यक्रम होंगे इसकी भी रूपरेखा तैयार की गई। विधान परिषद सदस्यों को 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। जातिगत और क्षेत्रवार समीकरण बैठाने के लिए भी पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था और दलितों के साथ हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों पर पार्टी ज्यादा आक्रामक रहेगी। 2022 जो हमारा सामने चुनाव है उसमें भी पार्टी बहुत गंभीर है और अपनी अगली रणनीति तय करेगी। समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है। लिहाजा इसी मसले पर गुरुवार को सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में जन समस्याओं को भी शामिल किया गया है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने सभी नेताओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रदर्शन करने की सलाह दी है। वर्तमान में जिला पंचायत का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है। सरकार की जिस तरह से गुंडागर्दी रही है, जो लोग चुन के आए थे, जनता ने चुने थे और जनता से चुनने के बाद उनको स्वतंत्र रूप से वोट नहीं डालने दिया, किडनैप कर लिया गया, मुकदमे लगा दिए गए, लोगों पर जबरन वोट डाल दिए गए, जबरन बैलेट पेपर छीन के डाल दिए गए। ऐसा लगता है कि इनका प्रजातंत्र से पूरी तरह से विश्वास खत्म हो गया है और मानवाधिकारों को हनन हो रहा है। संवैधानिक पूरी तरह से लोगों को छूट नहीं दी जा रही है। इस तरह से उन्हें अधिकार होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति तय कर ली है और आने वाले दिनों में पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के मूड में है, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो राज्य की जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गेम्स ऑफ गद्दी में बीजेपी एसपी की तो बात हो गई, कांग्रेस क्या कर रही है अब ये भी जान लेते हैं। कल ही हमने कहा था कि बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए कि प्रियंका गांधी लखनऊ में हो, यूपी में हो और खुद की नजरों से देखे उत्तर प्रदेश का हाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 16 जुलाई से लखनऊ दौरे पर होंगी और इस दौरान 3 दिन तक वो 2022 के चुनाव का रोड मैप तैयार करेंगी और पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक भी करेंगी। प्रियंका के दौरे को लेकर कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन बीजेपी तंज कस रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी ताकत लगा रही है।
यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी अगले कुछ दिनों में लखनऊ आकर खुद तैयारियों की समीक्षा करेंगी। इसके लिए संगठन स्तर पर तैयारी भी की जा रही है। प्रियंका गांधी यहां बैठकों के जरिए भविष्य का रोड मैप बनाएंगी और पदाधिकारियों को चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। हाँ, देखिए, बैठकें करेंगी, पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगी, सीनियर लीडर्स के साथ बैठक करेंगी, तमाम वो हमारे फ्रंटल के लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगी, हमारे पीसीसी के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगी, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी और जो एक रूपरेखा है, जो एक तैयारी है, उसके मद्देनजर वो अपने कार्यक्रम को करने का कार्य करेंगे। प्रियंका गांधी 16 जुलाई से अगले 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में संगठन का कामकाज देखेंगी और नई रणनीति बनाएंगी। पार्टी किन मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरेगी और रैलियां कब से शुरू होंगी, इसका भी खाका खींचा जाएगा। प्रियंका के इस दौरे को सत्ता में आने के सपने को साकार करने के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। ये बदलाव ही तो है। 1 लाख से अधिक लोगों ने गिरफ्तारियां दिया इस सरकार के खिलाफ, महंगाई को लेकर, काले कानून को लेकर, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये बदलाव ही है और बदलाव के साथ क्रांति है और निश्चित तौर से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस सपने बुन रही है और नए समीकरण बनाने की कसरत भी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि यूपी की जनता कांग्रेस को पूरी तरह से नाकार चुकी है, लिहाजा प्रियंका के आने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो प्रियंका गांधी ट्विटर और सोशल मीडिया, फेसबुक छोड़ के अब मैदान में उतरने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि बहुत देर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से इनको नकार चुकी है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नाम की कोई चीज बची नहीं है। यूपी की सत्ता पाने के लिए कोशिश हर कोई कर रहा है, इसीलिए सभी दलों की बैठकें भी होने लगी हैं, चुनावी कार्यक्रम तय किए जाने लगे हैं। प्रियंका का दौरा भी चुनावी कसरत का ही एक हिस्सा है। अब सवाल यही है कि इस दौरे के बाद यूपी में कांग्रेस की सियासी सेहत कितनी सुधरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस क्रांति कर पाती है या नहीं उत्तर प्रदेश में, ये तो आने वाले दिन ही बता सकेंगे। फिलहाल तो प्रियंका के आने जाने पर ही सियासत देखने को मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहा है। यूके और ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने तारीफ करी। सांसद विधायक, देश के विधायकों सांसदों पे आप पे भरोसा नहीं। चाहे वो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हो, बहुत गंभीर विषय पर और जब राष्ट्र के खिलाफ और राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ के मुद्दे पर आप देखिए क्या स्टैंड है इन तीनों का। जो पकड़े गए, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तक वहाँ अलकायदा जमीन क्यों तलाश रहा था। जनता पार्टी की सरकार में तो चार्टर लेके कंधार तक उनके घर तक छोड़ने जाते थे। ये तब आतंकियों के ऊपर से मुकदमे उठाने की बात कौन कर रहा था? चाहे एजेंसियों की तारीफ करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि आप उनकी पैरवी में खड़े हैं। इनका करता है एसपी को थप्पड़ मार देगा और उस पर एनएसए नहीं लगेगा। कानून व्यवस्था मतलब कोई किसी को चीरहरण कर देगा। गलत है कि अगर 19% एक तरफ हो। चलिए बात वैक्सीन की करते हैं। कोरोना महामारी से बचाव का सबसे कारगर तरीका है वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है लड़ाई के लिए। लेकिन कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि इम्यूनिटी बूस्ट होने की वजह से टीका कई और गंभीर बीमारियों से भी निपटने में आपकी मदद करता है, सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। ये बात अब आम है कि कोरोना महामारी के खतरे को कम करने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि टीका लेने से उसकी दूसरी बीमारियां भी खत्म हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये दावा है मध्य प्रदेश के कलेक्टर ऑफिस में स्टेनो के पद पर तैनात राकेश श्रीवास्तव का। राकेश लंबे समय से अनिद्रा से परेशान थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने टीके का डोज लिया, इनकी ये परेशानी खत्म हो गई। वैक्सीन लगने से मेरे को मतलब नींद की जो समस्या थी, कई नींद नहीं आती थी,
से वैक्सीन लगने के बाद अच्छी नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से ये परिवर्तन हुआ है। राकेश अब खूब अच्छी नींद ले रहे हैं। इनका दावा है कि टीके की बदौलत ही इनकी परेशानी दूर हुई है, लेकिन ये दावा सिर्फ राकेश का ही नहीं है। विदिशा के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग का भी ऐसा ही दावा है, जो सालों से घुटनों की दर्द से परेशान थे। इनकी माने तो टीके का डोज लेते ही इनकी परेशानी भी छूमंतर हो गई। ना तो कहते भूख नहीं लगाती, नींद नहीं आती, सो खूब तो नींद आ रही है और खूब खाना भी खा रहा हूँ और खूब रिंग भी रहा हूँ। बैठक भी नहीं बनाती, पैर छत पर नहीं चढ़ पाती। टीके का फायदा गिनाने वाले लोगों की तादाद इतनी ही नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीनेशन के जादुई असर की तारीफ करते थक नहीं रहे। लिहाजा हमने इस बारे में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील नंदेश्वर से बातचीत की और उन्होंने जो बताया उसने तो जैसे इस पहेली को ही सुलझा दिया। देखिए, कोविड जो वैक्सीन लग रही है उसके कारण से जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है, पर इम्यूनिटी जो है वो कोविड वायरस से को डिस्ट्रॉय करने के लिए या कम उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उपयोग में आती है। वो एंटीबॉडी जो है ऐसे वायरस को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती होगी, तो जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि उनकी जो है बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो है वो कम हो रही है। बेशक टीका लेने के बाद इंसान के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जो कोरोना महामारी के साथ साथ कई और तरह की संक्रामक बीमारियों में भी असरदार भूमिका निभाती है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ जंग में आप भी वैक्सीन की ताकत समझेंगे और जल्द से जल्द इस संजीवनी का डोज लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।